गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 3 को। और इसको हम लोग लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले हैं। इसके हर एक लाइन को पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर आते जाएंगे उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर है हमारा हीट। हीट का मीनिंग क्या होता है? हीट का मीनिंग होता है ऊष्मा या फिर गर्मी या फिर ताप। चलो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर में पानी रखा हुआ है। अब इस पानी को हम लोग नीचे से क्या करते हैं, इसमें ताप देते हैं और इसको गर्म करते हैं। तो वास्तव में यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, यानी कि ऊष्मा दे रहे हैं, जिससे यह पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इस तरीके से तुम हीट का मीनिंग समझ सकते हो कि यहाँ पर जब इसको ऊष्मा दिया जाएगा, हीट दिया जाएगा, तो ये पानी क्या होगा, गर्म होगा। थोड़ी देर बाद जब इस पानी को हम लोग इस तरीके से हटा करके वहाँ से रख लेते हैं, तो ये पानी क्या था, गर्म था। लेकिन थोड़े देर बाद यहाँ पर ये जो हीट है वह इन्वायरमेंट में क्या होगा, ट्रांसफ़र होने लगेगा और ये पानी वापस से जो रूम टेम्परेचर है उस पर आ जाता है। तो इस तरीके से तुम हीट को थोड़ा समझ सकते हो। हालांकि इस चैप्टर में पूरा डिटेल में हम लोग हीट को समझेंगे। चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या बातें बताई गई है। यू नो दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। तो तुम जानते ही हो कि जो वुलन क्लोथ्स हैं वह एनिमल फाइबर से बनता है। तो इस बात को हमें याद भी रख लेना है। यदि तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि वुलन क्लोथ्स किससे बनता है, तो हमें बताना है एनिमल फाइबर्स से बनता है। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि भाई जो कॉटन क्लोथ्स हैं वह किस चीज़ से बनता है, तो आंसर है प्लांट फाइबर से। तो तुम जानते ही हो जो कॉटन है वह प्लांट प्रोडक्ट है, यानी कि जो कॉटन क्लोथ्स बनते हैं वह प्लांट फाइबर्स से बनते हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। अब ये बात तो तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जब विंटर का सीजन होता है, यानी ठंडी का मौसम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्या तुम अब बता सकते हो कि भाई ठंडी के दिनों में हम लोग वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। वुलन क्लोथ्स हमें क्या करता है, गर्म रखता है। इसीलिए ठंडे के दिनों में हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। यहाँ से भी तुम क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि भाई ठंडी के दिनों में हम क्या पहनते हैं, तो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। इसी के साथ देखोगे, वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स, यानी कि हम लोग लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स को पहनते हैं व्हेन इट इज़ हॉट, यानी कि समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में हम लोग हल्के कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये हमें ठंडक महसूस कराता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई कॉटन क्लोथ्स ठंडक क्यों महसूस कराता है, या वुलन क्लोथ्स ठंडे के दिनों में हमें गर्म क्यों रखता है? तो इसके आंसर को हम लोग आगे के क्लासेस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पार्टिकुलर सीजन। तो ये मैंने बताया कि पार्टिकुलर सीजन यानी खास सीजन के लिए हम इस खास प्रकार के क्लोथ्स पहनते हैं। आखिर ऐसा क्यों, देखेंगे कि इस चैप्टर में कितना इसका आंसर मिलता है। हालांकि आगे की क्लासेस में बहुत डिटेल में इसको हम लोगों को पढ़ना है। अब देखो क्या बोल रहा है, इन विंटर यू फील कोल्ड इन साइड द हाउस। ठंडी के मौसम में क्या होता है, ठंडी के मौसम में जब हम लोग घर में रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, तो हमें ठंडक महसूस होता है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। और जब हमें ठंडक लगता है तो हम लोग सनलाइट में आते हैं तो हमें कैसा लगता है, गर्म महसूस होता है, हमें अच्छा लगता है। जबकि इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और गर्मी के दिनों में तो तुम जानते ही हो कि कितनी गर्मी लगती है, घर के अंदर रहो तब भी हमें काफ़ी गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो हम लोग भाई कैसे जान पाते हैं कि कोई कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा? तो इसका सिंपल सा आंसर हम लोग दे सकते हैं बाय आवर स्किन, यानी अपने सेंस के द्वारा, हम लोग स्किन के द्वारा यह जान पाते हैं कि कौन सा चीज़ हॉट है और कौन सा चीज़ कोल्ड है। हालांकि इस चैप्टर में हम लोग कुछ और चीज़ों को देखेंगे जिससे हम लोग
यह पता करेंगे कि कौन सा चीज़ हॉट है या कोल्ड है, या फिर कौन सा चीज़ कितना गर्म है, इसको पता करेंगे। हाउ डू यू फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, तो यही बात यहाँ भी बोल रहा है। तो बोलता है इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ये चैप्टर जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो काफ़ी सारे आंसर्स हमें मिलते चले जाएंगे। चलो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ बोलता है 3.1 हॉट एंड कोल्ड। हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। कोल्ड मतलब ठंडा। In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot. कुछ क्या होते हैं? गर्म होते हैं। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और उसमें से कुछ क्या होता है? ठंडा होता है। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। आइसक्रीम क्या होता है? जल्दी से बता दो। तो आइसक्रीम भाई कोल्ड होता है, कूल होता है, ये तो तुम जानते ही हो। जबकि स्पून इन टी कप, यदि एक चाय का कप है उसमें चम्मच को रख दिया गया है तो वो कैसा होगा? वाजिब है, वो वार्म होगा। फ्रूट जूस कैसा होगा? वो यदि उसको बर्फ़ में मतलब कि फ्रिज में रखे हो तो वो ठंडा होगा, नहीं तो नॉर्मल वार्म होता है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन का हैंडल क्या होगा? तो वार्म ही होगा, कोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, यदि वो फ्राइंग पैन में कुछ भी नहीं बना हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है, तब वो वार्म उतना नहीं होगा, है ना? ये भी बात है, ठीक है। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड, ये कौन नहीं जानता है कि चाय क्या होता है? गर्म। अरे भाई, चाय हमेशा गर्म होता है, ये कैसे बोला जा सकता है? देखो यहाँ पर, यदि एक कप चाय यहाँ पर रखा हुआ है और अभी तुरंत का चाय बना हुआ है, गैस पर से इसको उतारा गया है, तब ये क्या है? हॉट है। ये क्या है बच्चा लोग? हॉट है। लेकिन कुछ देर यदि चाय को छोड़ दिया जाए तो ये जो हीट है, इस चाय का जो हीट है वो अगल बगल ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, सराउंडिंग बोलेंगे, सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये चाय ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा मत समझो कि टी इज़ हॉट, ये हमेशा सही है। हालांकि बुक में लिख रहा है किस प्रकार का टी बोल रहा है कि तुरंत बनाया गया चाय के बारे में बोल रहा है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 3.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो वो जो हम लोगों ने किया अभी, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। तो देखो, तुम बच्चे हो और इसलिए तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम किसी भी चीज़ को छू करके देखना चाहते हो कि वो ठंडा है या गर्म है, टच करके तुम उसको देखना चाहते हो, सेंस करना चाहते हो। तो ये तुम्हारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ को छूते हैं हम लोग तो जल भी सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बी केयरफुल वाई हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव, इसलिए बोलता है कि बहुत अच्छे से गर्म चीज़ों को हैंडल करना होगा। अब देखो, we see that some objects are cold while some are hot, मतलब कुछ चीज़ें क्या होते हैं? ठंडी होते हैं, कुछ चीज़ें गर्म होती हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करेंगे तो हो सकता है एक ज़्यादा हॉट हो और एक कम हॉट हो, ऐसा भी हो सकता है। while some are colder than others, और उसी के साथ कुछ ज़्यादा ठंडा हो सकता है और कुछ कम ठंडा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर। अब यदि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमें कंपैरिजन करना हो तो कैसे हम करेंगे कि कौन ज़्यादा गर्म है या कौन कम गर्म है, या कौन, हाँ ये है ना ये बात। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो तुम जानते हो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक स्किन भी है, और इस स्किन से टच करके हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता करते हैं। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या गर्म ठंडा है, उसका भी हम लोग टच करके उसको पता करते हैं। लेकिन बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि क्या हम लोग जब हमेशा टच करते हैं किसी चीज़ को तो क्या वह सही सेंस कर पाते हैं हम लोग? तो यूजुअली तुम देखोगे, नॉर्मली तो हम लोग कोल्ड को भी सेंस कर सकते हैं, हॉट को भी सेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्टिविटी बताया गया है जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा चीज़ ठंडा है और कौन सा चीज़ गर्म है। तो एक्टिविटी 3.1 में इसी को अच्छे से समझाया गया है।
टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर्स, यहाँ पर 3 ट्यूब्स या कंटेनर हमें लेना है। लेवल देम एज ए बी एंड सी, पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी एंड मिक्स सम हॉट एंड कोल्ड वाटर इन कंटेनर सी। इस तरीके से हम लोग को रखना है। तो कंटेनर ए में क्या है, कोल्ड वाटर, कंटेनर बी में क्या है, हॉट वाटर, और कंटेनर सी में क्या है, कोल्ड प्लस हॉट वाटर है। इसके बाद क्या करना है, हमें कंटेनर ए में अपना लेफ्ट हैंड डालना है, कंटेनर बी में हमें राइट हैंड डालना है और कुछ देर तक इसको छोड़ देना है। फिर जैसे ही 2 से 3 मिनट होता है, इन दोनों हाथों को एक साथ साइमल्टेनियसली हमें क्या डालना है, कंटेनर सी में। तो बड़ा आश्चर्य तुम्हें होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड है और ये जो राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड को गर्मी महसूस होगा यानी कि हॉट महसूस होगा, और राइट हैंड को यहाँ पर कोल्ड महसूस होगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा दिमाग क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। यही बात है, बोलता है कि हम टच करके यह रिलायबल नहीं होगा कि कोई चीज़ हॉट है या गर्म है, मतलब हम थोड़ा सा वहाँ पर क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज। यानी कि बोलता है बूझोस कन्फ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच, यानी कि हम लोग हमेशा अपने सेंस ऑफ टच पर रिलाई नहीं कर सकते, उस पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड समटाइम्स इट में डिसीव अस, यानी कि कई बार हम लोग धोखा खा सकते हैं किसी को टच के द्वारा गर्म या ठंडा पता करने में, ठीक है। इसलिए बोलता है, यानी कि टच के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को गर्म बोलना या कम गर्म बोलना या ठंडा बोलना ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो यहाँ क्या बोलता है, तो बोलता है तो हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। तो भाई हम जब टच करके नहीं पता कर सकते हैं, तो कैसे हम जान सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रियली में हॉट है या वो ठंडा है या गर्म है या कितना हॉट है। A reliable measure of the hotness of an object is its temperature, यानी कि अब हम लोग रिलायबल मेज़र को देखेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलायबल मेज़र क्या है हॉटनेस का, दैट इज़ टेम्परेचर। तो क्या बोलता है कि टेम्परेचर जो है वह बताएगा हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सेज अबाउट द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इतना बात तुम लिख दोगे तो मार्क्स आ जाएंगे। यानी किसी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस को कौन डिसाइड करता है, उसके टेम्परेचर, वह टेम्परेचर डिसाइड करता है। अब चलो बोलता है टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। यहाँ पर से दूसरा क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, तो बोलता है थर्मोमीटर के द्वारा। यहाँ पर देखोगे थर्मोमीटर 2 वर्ड से आया है। एक वर्ड है थर्म, थर्म यानी कि हीट होता है, और थर्म और मीटर, तो थर्म यानी हीट का जो मेज़र करेगा उसको उसी का नाम क्या होगा, थर्मोमीटर, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अब बोलता है मेजरिंग टेम्परेचर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, यस तुमने जरूर थर्मोमीटर को देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, जब तुम्हें या तुम्हारे फैमिली में किसी को बुखार हुआ होगा, द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखो तो वीडियो ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो उस समय हम टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं, थर्मोमीटर के द्वारा मेज़र करते हैं। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पर वर्ड याद रखना है कि वैसा थर्मोमीटर जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर किसे कहेंगे, तो क्या आंसर है, द थर्मोमीटर दैट मेजर्स, मेजर्स वर्ड याद रखना, दैट मेजर्स, मेजर्स मतलब उसको मापता है, दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर, यदि तुम्हारे पास है तो बोलता है कि होल्ड द थर्मोमीटर इन, देखो
इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। बोलता है कि अपने हाथ में थर्मोमीटर को ले रखो और उसको अच्छे से एग्जामिन करो। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। तो भाई इसके लिए तो तुम्हें थर्मोमीटर लेना पड़ेगा, मतलब या तो दोस्त से मांग लो या तुम्हारे घर में है तो उसको लेकर के आओ और उसको तुम देख सकते हो। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर looks like the one shows in figure here 3.2। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा है तुमने, उसमें यहाँ पर इस तरीके से तुम ये जो चित्र देख रहे हो ये थर्मोमीटर है। अब देखो, अब क्वेश्चन है कि थर्मोमीटर में क्या होगा, या फिर बोलेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो तुम देख सकते हो इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग, लॉन्ग मतलब इस तरीके से लंबा, नैरो पतला, और ये एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है और जो कि ग्लास का बना होता है। तो क्या क्या पॉइंट आ गया, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब से बना होता है। दूसरा पॉइंट, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। तो तुम देखोगे इसमें एक बल्ब होता है, यहाँ पर देख सकते हो जो कि एक एंड पर है, यही है इसका बल्ब, ठीक है। अब बोल रहा है दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। इस बल्ब में क्या होता है, मरकरी होता है। अब बोलोगे मरकरी क्या है, मरकरी एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। आउटसाइड द बल्ब, बल्ब के आउटसाइड में स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। तो तुम यदि थर्मोमीटर को अपने हाथ में रखोगे तो स्मॉल शाइनिंग इस तरीके से देख सकते हो, ये शाइन करता हो, यहाँ भी देखो ये है इस प्रकार से, ये मैं रेड में कर देता हूँ, ये देखो यहाँ एक शाइनिंग तुम यहाँ देख सकते हो। अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड, शाइनिंग थ्रेड को देख सकते हो, चमकीला थ्रेड जैसा यहाँ पर दिखेगा तुम्हें, ऑफ मरकरी कैन बी सीन। तो ये अपने थर्मोमीटर में देखना, यहाँ एक शाइनी थ्रेड जैसा संरचना दिखेगा। अब जैसे जैसे ये यहाँ पर रहेगा या यहाँ पर रहेगा, इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये यही टेम्परेचर यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टेम्परेचर के लिए मेज़र लिखा गया है, ठीक है। ये इस प्रकार से टेम्परेचर का मेज़र लिखा गया है ना। ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर लिखा गया है, 102 है, 104 है, और यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस को बताया जा रहा है। ये डिग्री सेल्सियस है और ये डिग्री फ़ारेनहाइट है। तुम अच्छे से देखोगे तो तुम्हें दिख रहा है, यानी कि दो दो स्केल्स यहाँ पर बताए गए हैं। ऊपर लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस और नीचे लिखा हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ध्यान से देखो, तो डिग्री सेल्सियस क्या होता है सर, तो यह क्या है, डिग्री सेल्सियस के द्वारा हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, इसके द्वारा भी हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। जैसे तुम जानते हो कि किसी भी चीज़ का वज़न को हम लोग किलोग्राम में मेज़र करते हैं, दूरी को हम लोग मीटर या किलोमीटर में मेज़र करते हैं, वैसे ही टेम्परेचर को हम लोग अलग अलग मानकों में मेज़र करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वह केल्विन होता है, लेकिन यहाँ केल्विन के बारे में नहीं बताया गया है। तो बोल रहा है कि यदि इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम लोग अपने बॉडी में लगाएंगे तो यह इसका टेम्परेचर को बताएगा। जैसे मान लो तुम्हें 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, तो ये मतलब 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तुम्हारा टेम्परेचर है, बुखार नहीं बोलेंगे, टेम्परेचर है। तो ये जो शाइनी दिख रहा है थ्रेड वो यहाँ तक आएगा। मान लो किसी को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है तो ये यहाँ तक आ जाएगा। और मान लो कि किसी को 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है तो वो ये वाला जो है ये यहाँ तक तुम्हें चमकीला थ्रेड दिखेगा। थ्रेड मतलब इस तरीके से जो दिख रहा है इसी को थ्रेड बोल रहा है, शाइनिंग थ्रेड बोल रहा है। तो इस प्रकार से तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तुम कोशिश करना कि अपने घर में जो थर्मोमीटर है उससे इस चीज़ को ध्यान से देखो। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। मतलब तुम्हें कोशिश करना है इसको देखने का, ठीक है। जब मैं बच्चा था तो मुझे भी नहीं पता चलता था, लेकिन अब मैं आसानी से इसे देख पाता हूँ। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर।
तो यहाँ थर्मोमीटर पर जैसे मैंने बताया स्केल बने हुए हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। तो यदि डिग्री सेल्सियस लिखा है मतलब क्या है कि ये डिग्री सेल्सियस का ये मतलब डिग्री सी लिखा हुआ है, इसका मतलब डिग्री सेल्सियस स्केल में ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है बूझो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स सोन इन फिगर 3.2 ही शुड रीड। अब ध्यान से तुम देखो कि यहाँ पर दो स्केल दिया गया है, जैसे मैंने बताया डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो भाई यूजुअली हम लोग डिग्री सेल्सियस में भी बुखार को मेज़र कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्केल तो यहाँ दे रखा है। लेकिन यहाँ पर कुछ बात को बताता है, क्या बोल रहा है, पहली ने क्या बोला उस बात को ध्यान से सुनो। पहली ने बोला हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल, इंडिया ने सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया है। एंड वी शुड रीड द स्केल, मतलब हम लोग रीड दैट स्केल मतलब डिग्री सेल्सियस में हम लोग को बुखार मेज़र करना चाहिए। द अदर स्केल विथ द रेंज 94-108 डिग्री इज़ फ़ारेनहाइट स्केल, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट है दूसरा स्केल, जैसे मैंने बताया। इट वाज इन यूज़ अर्लियर। तो बात सही है कि भाई तुम यहाँ डिग्री सेल्सियस में भी मेज़र कर सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों में यहाँ पर पता चल जाएगा। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो यहाँ लाल लगा भी हुआ है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को बता रहा है ना। और इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में देखोगे तो 98.4 लगभग ये रहता है तुम्हारा। तो दोनों देख सकते हो, दोनों चीज़ से तुम मेज़र कर सकते हो, है ना, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब बोलता है अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। वीवीआई क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस तुमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट का रेंज क्या होगा, तो 94 से 108 डिग्री तक ये मेज़र कर सकता है। किस में, तो बात है क्लिनिकल थर्मोमीटर की हम लोग बात करें तो इसकी ही बात करनी है। तो बताओ डिग्री सेल्सियस में कितना तक मेज़र हो सकता है, तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हैं। यहाँ तुम अपना इसमें भी देख सकते हो, ये देखो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, यहाँ देखो ये 42 को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से क्लिनिकल थर्मोमीटर में 42 डिग्री सेल्सियस क्या है, लास्ट लिमिट है। अब क्या उबलते हुए पानी को मेज़र किया जा सकता है उसके टेम्परेचर को, तो आंसर है नहीं। जो पानी उबल रहा है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के उबलेगा, यानी कि बॉयल होना शुरू होगा। तो भाई ये तो 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मेज़र कर सकता है। तो यदि पानी को बॉयल कर रहे हैं तो वो मेज़र ये नहीं करेगा, बिल्कुल भी मेज़र नहीं करेगा। अब देखो यहाँ एक्टिविटी 3.2 बोल रहा है रीडिंग अ थर्मोमीटर। लेट्स लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है, शोन इन स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। मतलब सबसे पहले बड़े बड़े लाइन को देखना है, फिर छोटे लाइन को देखना है तुम्हें। यहाँ देखो साफ साफ दिख रहा है, ये देखो ये बड़ा लाइन है, ये देखो ये बड़ा लाइन है, फिर इसमें छोटे 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 लाइंस बने हुए हैं, इसको तुमको देखना पड़ेगा। जैसे ये 100 यहाँ मान लो फ़ारेनहाइट में मेज़र कर रहे हो तो ये 100 है, उसके बाद देखो छोटा 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 ये बना हुआ है, इसको भी हम लोग को देखना पड़ता है कि आखिर कितना बुखार है या कितना टेम्परेचर है बॉडी का। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम, देन 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड 1/5 यानी 0.2 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो स्मॉल डिवीज़न है यहाँ से यहाँ तक, मान लो कितने डिवीज़न है, बोलता है कि यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीज़न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से यहाँ 10 डिवीज़न है। तो बोलता है, क्या बोल रहा है, सपोज बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक यदि बोल रहा है 1 डिग्री, सॉरी यहाँ तक बोल रहा है 1 डिग्री, ठीक है, ये 1 डिग्री बोलता है
नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग अ थर्मोमीटर। लेट्स लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। अब हम लोग देखेंगे कि थर्मोमीटर को रीड कैसे करते हैं। तो भाई यदि तुम्हारे पास थर्मोमीटर है तो तुम उसको हाथ में ले लो और ये जो बातें बोल रहा है उसको तुम करके देखो। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। टेम्परेचर यहाँ पर देखो, ये देखो यदि हम लोग यहाँ फ़ारेनहाइट लेते हैं, एक उदाहरण मान लो कि फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट को मेज़र करना है, तो यहाँ पर ये देखो हमारा थर्मोमीटर है, इसमें बोल रहा है कि दो बड़े मार्क्स के बीच में हमें गैप को देखना है। तो यहाँ देखो ये है 94, इसके बाद आ गया 95, फिर 96, फिर 97, फिर 98। तो ये देख सकते हो ये जो बड़े बड़े मार्क्स लगे हुए हैं ये एक एक डिग्री के गैप को यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर देखो ऊपर में 37 है, ये 38 है, ये 39 है, ये 40 है, 41 है, 42 है। इस तरीके से ऊपर में डिग्री सेल्सियस में तुम अंतर को देख सकते हो। अब नीचे वाले में देखो, यहाँ पर ये जो बड़े बड़े मार्क्स हैं इनके बीच में छोटे छोटे लाइन है। वो छोटे छोटे लाइन कितने हैं तो तुम्हें दिखेगा 5 यहाँ पर इसमें गैप है। जैसे इन दोनों के बड़े लाइंस के बीच में 1 2 3 और एक 4, इस तरीके से 5 ये गैप होगा, यानी कि इनके बीच बराबर बराबर 5 गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, यही यहाँ पर बात बोल रहा है। तो बोलता है नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। दो बिगर मार्क्स के बीच में डिफरेंस को देखो। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। कितने डिविजन्स हैं तो मैंने बताया कि दो बड़े लाइन के बीच में 5 डिविजन्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 लकीर है, यानी कि 5 डिवीजन है। 1 2 3 4 5 डिवीजन है, ये लंबे लंबे लाइन है। चलो, तो बिटवीन दीज मार्क्स सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री। यदि बिगर मार्क्स 1 डिग्री है, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना है 1 डिग्री का डिफरेंस बताता है। एंड देयर आर 5 डिवीजन, यहाँ पर कितने डिवीजन है 5 डिवीजन है बिटवीन देम। देन 1 स्मॉल डिवीजन, यानी कि बात कर रहा है इस स्मॉल डिवीजन की, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है। तो बोलता है एक स्मॉल डिवीजन कितना डिग्री होगा तो ये होगा 1/5 यानी 0.2 डिग्री। इसका मतलब हो गया ये हो गया 0.2 डिग्री, ये हो गया 0.4, ये हो गया 0.6, ये हो गया 0.8 और फिर ये 1 डिग्री। जैसे ये मान लो 96 है तो 96.2, 96.4, 96.6, 96.8 और ये हो जाएगा 97 डिग्री। दिखा तुम्हें? इस प्रकार से टेम्परेचर को हम लोग मेज़र यहाँ कर सकते हैं। अब बोल रहा है वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो बोलता है कि थर्मोमीटर को हम लोग एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छे से धोना चाहिए। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, और इसको कुछ जर्क्स देना पड़ता है। अब जर्क्स कैसे देना ये मैं तो तुम्हें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। और यदि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मेरी पढ़ाई गई बातों को तो तुम अपने किसी बड़े से पूछ सकते हो कि जर्क्स कैसे करेंगे और कैसे मरकरी को हम लोग डाउन करेंगे यदि तुम्हारे पास एक थर्मोमीटर होगा। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री। तो जब भी हम लोगों को थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेज़र करना होता है तो सबसे पहले उसमें हम लोग साफ़ कर लेते हैं एंटीसेप्टिक से। उसके बाद उसमें जर्क्स लगाते हैं और उसका जो तुम्हारा ये जो स्केल है उसमें हम लोग देखें कि 35 डिग्री सेल्सियस के पहले वो रहना चाहिए। ये जो थ्रेड है, शाइनिंग थ्रेड है, उसको 35 डिग्री सी के पहले होना चाहिए या फिर उतना तक होना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि बल्ब को हम लोग को क्या करना है, प्लेस करना है, रखना है, यानी कि इसको रखना है। तो इसको हम लोग को कहाँ रखना है, अंडर योर टंग, टंग के नीचे रखना है। आफ्टर 1 मिनट, और 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग उसको टंग के नीचे। और बोलता है आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। उसके बाद रीडिंग लेना है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। और हमने क्या किया, अभी हम लोगों ने बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर लिया। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। अब देखो जो टेम्परेचर तुम्हें बताना है वो डिग्री सेल्सियस में बताना है। जैसे कि 37
टेम्परेचर आया तो बोलेंगे 37 डिग्री सेल्सियस मेरे बॉडी का टेम्परेचर है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। अब बोलता है यदि तुम इसको कर रहे होगे तो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर अभी क्या है यह पूछ रहा है। तो शायद तुमने किया होगा तो तुम यहाँ पर अपने बॉडी टेम्परेचर को बता सकते हो। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। ये वीवीआई क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। टेम्परेचर को जब भी हमें बताना है तो इसके यूनिट के साथ ही बताना है, यानी डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस छूट रहे हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि 1 डिग्री के बीच में कितने डिवीज़न है, तो आंसर क्या है 5 डिवीजन्स हैं। और नेक्स्ट पूछेगा कि एक डिवीज़न का कितना मान हो गया, तो 0.2 डिग्री सेल्सियस ये इसका मान हो गया, मेजरमेंट हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। अब पहेली को थोड़ा सा वरीड है, चिंतित है, उसको लग रहा है कि उसका जो टेम्परेचर एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। इसके बारे में और क्या पढ़ना है देखो यहाँ पर। तो मतलब ये बोल रहा है कि क्या सभी लोगों का एग्जैक्टली नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, ये बात यहाँ पर एक प्रश्न उठा रहा है। लेट्स ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग टू वरी विथ हर, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है नथिंग रॉन्ग विथ हर, यानी कि उसके साथ मतलब उसका बॉडी टेम्परेचर ठीक है, नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात, चिंता की बात नहीं है। अब बोलता है मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। बोलता है देखो यहाँ इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सी। तो एक हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सी होता है ह्यूमंस का, लेकिन बोलता है द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सी, यानी कि हर एक लोग का 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर हो ऐसी बात नहीं है। इट कुड बी स्लाइटली, ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। अब बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं बोल रहा है, ये ध्यान देना, स्लाइटली कम हो सकता है और स्लाइटली ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि ये हम लोग यह बोलेंगे कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो एकदम पक्का बात है। क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर यही होगा। लेकिन हर एक लोगों के बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो अलग हो सकता है, उसका बॉडी में कुछ जैसे एज के अनुसार उसके बॉडी में डिफरेंस हो सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा हल्का ज़्यादा या थोड़ा कम भी उसके बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया जा सकता है 37 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन, यानी कि यहाँ जो 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग ले रहे हैं वह क्या है, एक बहुत बड़े पॉपुलेशन का मतलब ह्यूमन की बात की जा रही है, उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, एवरेज बॉडी टेम्परेचर इतना माना गया, तभी इसको हम लोग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मानते हैं। हालांकि स्लाइटली किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा, इसमें तनाव वाली बात नहीं है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सी और एवं 42 डिग्री सी। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि भाई जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका यूज़ क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 35 डिग्री से कम उसका टेम्परेचर नहीं होगा और 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि यहाँ से तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कितना से कितना मेज़र कर सकता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो 35 से 42 डिग्री सी तक। दैट इज़ द रीज़न that this thermometer has a range 35 डिग्री C to 42 डिग्री सेल्सियस। इसको एकदम याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुझू गॉट अ naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. पहले stopped him from doing so. ये मैंने पहले भी बताया था कि अब इस क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करके हम लोग बॉइलिंग वाटर का यदि टेम्परेचर मेज़र करना चाहेंगे तो ये नहीं कर सकते हैं।
अब यहाँ पर तुम्हें कुछ सावधानी बोल रहा है, डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन इन द सन और नियर द फ्लेम, नियर अ फ्लेम, यानी कि फ्लेम के पास और सन के पास इसको हम लोग को नहीं रखना चाहिए, ये टूट सकता है। अच्छा, थोड़ी सी बात यहाँ पर छूट रही है, ये देखो यहाँ पर कुछ और प्रिकॉशंस बोला है, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या क्या बोल रहा है, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। थर्मोमीटर को जैसे मैंने क्या बताया, इसको टंग के नीचे रखना यानी जीभ के नीचे रखना है, तो इसको यूज़ करने के पहले और बाद में हमें धो लेना चाहिए with an antiseptic solution. Ensure that before use of mercury level below 35 डिग्री C, जैसे मैंने बताया कि जर्क करना है और जर्क के साथ ही इसका जो लेवल है 35 डिग्री C के पहले होना चाहिए। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, यानी अलोंग ऑफ लाइन ऑफ साइट। देखो इस तरीके से ये जो बता रहा है, यहाँ पर ऐसे मेज़र हम लोग को करना है, इस प्रकार से पकड़ करके इसको। और तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ज़्यादा तो तुम अपने बड़े का सहारा ले सकते हो। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। तो ये ग्लास का बना होता है और यदि इसको हम लोग अच्छे से नहीं संभाल के रखेंगे तो ये टूट भी सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। अब इसको बल्ब से नहीं पकड़ना, देखो यहाँ बल्ब है और पकड़ा किससे गया है, ये देखो ये जो पीछे का भाग है उससे हम लोग पकड़ते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई थी, जो थोड़ा छूट गया था जो मैंने तुम्हें अब बता दिया। अब देखो आ गया हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ना है और दूसरा अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। बोलता है हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स। अब तो बात है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो किसका यूज़ करते हैं, यस वी यूज़ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेकिन अदर ऑब्जेक्ट्स का हम लोग टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे। फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर्स, वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो यहाँ से इसका आंसर है कि उसके लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। द टीचर विल शो यू, तुम्हारे स्कूल में यदि ये थर्मोमीटर होगा तो तुम्हारे शिक्षक तुम्हें दिखाएंगे। अब देखो दिस थर्मोमीटर, अब यहाँ से एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, यहाँ देखो क्या लिखता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा और फिर अभी हम लोगों ने लेबोरेटरी थर्मोमीटर देखा। इस तरीके से बोलता है द मैक्सिमम एंड मिनिमम। यहाँ देखो मैं बता रहा हूँ, ये देखना द मैक्सिमम, रेड कलर ले लेते हैं, यहाँ देखना बोलता है द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। यहाँ देखना जैसे मौसम में हम लोग देखते हैं ना कि किसी डे का, किसी दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है, लोएस्ट टेम्परेचर क्या है, उसको कैसे मेज़र किया जाता है, तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर के द्वारा। इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने कितना थर्मोमीटर पढ़ लिया, 3। पहला है क्लिनिकल, दूसरा हम लोगों ने लेबोरेटरी देखा, तीसरा मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो इन सब का नाम तुम्हें याद रखना है। Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure। तो इसको आप केयरफुली देख सकते हो तुम, और लोवेस्ट और हाईएस्ट देख सकते हो। यहाँ पर ये देखो इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पर लोवेस्ट और हाईएस्ट को तुम देख सकते हो। तो बोलता है कि रेंज क्या है, अब इसको याद भी करना होगा। तो बोलता है द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसे हम लोगों को क्या करना है, अब याद कर लेना है। दो चीज़ तुमने देखा, यहाँ पर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, और ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस बता रहा है इसका रेंज। तो एकदम इसको याद कर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
Also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small divisions on this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. अब यहाँ भी देखोगे तुम इसी तरीके से, यहाँ भी जो एक एक ये गैप बना हुआ है इसके बीच में कितने भाग बने हुए हैं, तो उसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ 10 भाग देखने को मिलेगा। लेट्स नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये थर्मोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, in addition to precautions to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer should be kept upright, not tilted। यहाँ देखना, अब यहाँ पर जो हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं थर्मोमीटर, इसको हम लोग सबसे पहले तो इसको बाहर नहीं निकालना होता है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, पहले हम लोगों ने उसको टंग के नीचे रखा, उसके बाद उसको बाहर निकाल के फिर हम लोग उसको मेज़र करते हैं। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको बाहर नहीं निकालना, इसी के अंदर रख कर ही हम लोगों को क्या करना है, मेज़र करना है। और क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर इसको जैसे है वैसे ही अपराइट ऐसे रखना है, ऐसे नहीं करना है। इस तरीके से जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर पकड़ते थे वैसे नहीं देखना, ये अपराइट रहेगा, ऐसे सीधा रहेगा। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम द ऑल साइड्स बाय सब्सटेंस of which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of the container। बल्ब को कंटेनर से टच नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ बल्ब अंदर रखना है, ये भी बात ध्यान देना। और वो उसको जैसे इस वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है तो इसके अंदर रखना है, कंटेनर टच नहीं करना चाहिए। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी जैसे देख सकते हो, ये बोल रहा है take some tap water in a beaker or a mug, dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि जब हम लोग थर्मोमीटर का लेकर के यूज़ करते हैं तो जो वाटर का टेम्परेचर हम लोग को मेज़र करना है उसमें उसको इमर्ज करेंगे, मतलब उसमें उसको पूरी तरीके से डुबो करके रखेंगे। लेकिन इसका जो बल्ब है, अब किधर से डुबो करके रखेंगे तो बल्ब की ओर से, लेकिन इसका जो बल्ब है उसको बॉटम में टच नहीं करना चाहिए और साथ ही साइड्स में भी टच नहीं करना चाहिए, वह ध्यान देंगे। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, इस तरीके से वर्टिकली इसको हम लोग देखो, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है और इस तरीके से वर्टिकल होता है, ये बात याद रखना। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी। अब देखो यहाँ ठीक उसी प्रकार से इसमें भी मरकरी थ्रेड क्या होगा, राइज करेगा, तो उसको देखना है और उसको जब तक वो स्थिर ना हो जाए तब तक उसको देखते रहना। जब स्थिर हो जाएगा तब वहाँ उसका टेम्परेचर वही होगा। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। तो यदि ये तुम्हारे पास रहेगा तो तुम अपने टीचर की मदद से आसानी से इसको देख सकते हो। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, ये बोल रहा है आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस। लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब देखो, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो हमारा थर्मोमीटर है उसको पानी में हम लोगों ने डाला और उसके मरकरी थ्रेड को हम लोग मेज़र करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पानी से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल। तो अभी मैंने तुरंत तुम्हें बताया था कि जब हम लोग इस थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं तो जिस चीज़ का टेम्परेचर मेज़र करना है उसी में इसको रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसको बाहर निकाल के फिर हम लोग मेज़र करेंगे, क्योंकि जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे, बोलता है आउट ऑफ वाटर जैसे ही निकालेंगे, एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, क्या होगा, द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि भाई तुम जिस पदार्थ का
टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो उसके बाहर यदि थर्मोमीटर को लाते हो तो क्या होगा। तो इसका आंसर क्लियर यहाँ दिया हुआ है कि मरकरी लेवल क्या होगा, फॉल होना शुरू होगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो यदि वाटर का हम लोग टेम्परेचर मेज़र करना चाहते हैं तो वाटर के अंदर ही थर्मोमीटर को होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे लिए। You may recall that while taking our own temperature, you have to take the thermometer off out of your mouth। और हम लोगों ने देखा था कि जब क्लिनिकल थर्मोमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके लिए थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं और हॉरिजेंटली ऐसे पकड़ते हैं, फिर ध्यान से देखते हैं। तो उसमें क्यों नहीं ये जो थ्रेड है वो गिरता है, या बोलेंगे कि जो मरकरी लेवल है वो गिर क्यों नहीं जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हारे से पूछा जाएगा। ठीक है, कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। तो कैसे करेंगे, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जब उसको मुंह में रखेंगे तो वो अच्छे से हम लोग रीड नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी। ये कन्वीनियंट नहीं होगा, उतने अच्छे से हम लोग उसको रीड नहीं कर पाएंगे थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस। समझ गए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रहा होगा बार बार कि भाई इसमें मरकरी लेवल गिरता क्यों नहीं है फिर। ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ दे रखा है। वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि थर्मोमीटर का जो लेवल है, मतलब ये मरकरी का लेवल है, वो थर्मोमीटर में या तो गिरता, ना ही गिरता है ना ही राइज करता है। ऐसा क्यों। ऑब्जर्व द क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब। ये देखो यहाँ पर एक किंक तुम्हें देखने को मिलेगा। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक इन इट। तो इसका यही आंसर है। ठीक है, और इसका क्या आंसर है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें किंक होता है, जिसके कारण उसमें मरकरी का लेवल ना ही फॉल होता है ना ही राइज करता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक। तो किंक का यूज़ भी यही है, इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग और ऑन इट्स ओन। तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया एक और कि किंक का क्या यूज़ है। तो ये मरकरी लेवल को गिरने से रोकता है। देखा तुमने कितने सारे क्वेश्चंस हो गए और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पर एक और ब्लू बॉक्स बोल रहा है, देयर इज लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर। बहुत मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब मरकरी का यूज़ हम लोग जब थर्मोमीटर में करते हैं तो ये काफ़ी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। और तुम्हें पहले भी बताया गया है कि यदि इस थर्मोमीटर को हम लोग अच्छे से हैंडल ना करेंगे तो ये ग्लास का होता है, और ये ग्लास टूटने पर मरकरी क्या होता है, नीचे मतलब बाहर निकल आता है, और ये टॉक्सिक भी होता है एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ थर्मोमीटर ब्रेक्स। जब थर्मोमीटर ब्रेक होगा तो ये मरकरी बाहर निकल जाता है। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो डिजिटल थर्मोमीटर है क्या इसमें मरकरी होता है। तो आंसर है नहीं, इसमें कोई मरकरी नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये सारे छोटी छोटी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा समझना भी पड़ेगा। बोलता है यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ड ऑन अ फ्लेम। जैसे शुरू में ही मैंने बताया था तुम्हें कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक फ्राइंग पैन को कहाँ पर रखते हैं, आग पर रखते हैं, या फिर बोलेंगे कि जब इसको हम लोग गर्म करते हैं या फ्लेम पर रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है यानी हॉट हो जाता है। तो क्या तुम बता सकते हो कैसे होता है। क्योंकि मैंने बताया था ये फ्लेम से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और कहाँ जा रहा है, इस पैन तक जा रहा है, जिससे यह पैन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है यानी कि हॉट हो जाता है। अब बोलता है इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। तो ये तो बहुत आसान सा चीज़ भी है कि ये जो हीट है वह फ्लेम से यूटेंसिल तक पास होता है। यूटेंसिल समझ रहे हो ना, ये यूटेंसिल क्या है, ये जो फ्राइंग पैन है इसी को यूटेंसिल कह रहे हैं हम लोग, समझ गए।
व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, अब देखना, अब पैन को हम लोग, ये गर्म पैन है और गर्म पैन को इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो ये गर्म पैन को जब हम लोग वहाँ फ्लेम से हटा करके रख देंगे तो क्या होगा, पैन गर्म है यानी ये हॉट है, और इसका सराउंडिंग क्या है, इसका सराउंडिंग उतना हॉट नहीं है यानी कि कूल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हीट जो है गर्म से ठंडे की ओर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, यानी अपने सराउंडिंग में ये हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। और तुम देखोगे थोड़े देर बाद ये हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हीट का ट्रांसफ़र गर्म से ठंडे की ओर हो रहा है और कुछ देर बाद ये फ्राइंग पैन फिर से ठंडा हो जाता है। इट स्लोली कूल्स डाउन, और धीरे धीरे पैन क्या हो जाएगा, ठंडा होगा। वाई डज इट कूल डाउन, तो इसका आंसर हम लोगों ने बताया क्योंकि यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम हॉट टू कूल या फिर कोल्ड, यानी कि गर्म से ठंडे की ओर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, जिस कारण से पैन क्या हो रहा है, ठंडा हो जा रहा है। तो यहाँ से यदि ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि भाई ये पैन ठंडा क्यों हो रहा है, तो आंसर देख सकते हो, द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स, यानी हीट का ट्रांसफ़र हुआ है पैन से सराउंडिंग की ओर। तो तुम पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि हीट का जब भी ट्रांसफ़र होता है तो गर्म से ठंडे की ओर ही हीट का ट्रांसफ़र होता है, यही नियम है, हमेशा ऐसा ही होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर तुम देख सकते हो एक कप चाय तुमने रखा है, ये गर्म चाय है, तो थोड़ी देर बाद ये चाय क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये हीट को क्या कर देता है, अपने अगल बगल ट्रांसफ़र कर देता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। यहीं से क्वेश्चन आएगा कि हीट का फ्लो कैसे होता है। तो फ्लो ऑफ हीट कैसे होता है, तो बोलता है हॉटर ऑब्जेक्ट, यानी कि हॉट से कूल की ओर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि हॉट से कोल्ड की ओर हीट का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है या फ्लो होता है, FLOW। तो हीट का फ्लो कैसे होगा, हॉट से कोल्ड की ओर होगा, और ये बात तुम्हें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, एकदम इसको याद रखना है। हाउ डज हीट फ्लो, अब ये हीट फ्लो कैसे होता है, ये हम लोग देखेंगे कि हीट का फ्लो आगे पढ़ेंगे, 3 तरीके से होता है। एक तो है तुम्हारा कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। और इन्हीं तीनों को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, तो अच्छे से यदि हम लोग पढ़ लेंगे तो उसी से एग्ज़ाम में नंबर आएगा। दूसरा देखो कन्वेक्शन है और तीसरा क्या है, तीसरा है रेडिएशन। तो यहाँ पर होगा ये देखो रेडिएशन। तो हीट का फ्लो इस तरीके से होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग को क्या करना होगा, याद कर लेना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जो हीट ट्रांसफर के लिए हमें पढ़ना है वह प्रोसेस क्या है, कंडक्शन। तो चलो देखते हैं व्हाट इज कंडक्शन। यहाँ लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। यानी कि कंडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया हो गई जहां कोई एक ऑब्जेक्ट रहेगा और इस ऑब्जेक्ट के हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक किसका प्रवाह होगा, तो हीट का प्रवाह होगा। तो चलो इसको एक एक्टिविटी से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर से मैं इसे पढ़ दूंगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक रॉड लिया गया है और ये कैसा रॉड है, ये मेटालिक रॉड है, जैसा कि तुम खुद देख सकते हो। यह एक मेटल का रॉड लिया गया है और यहाँ पर 2 ईंट रखी हुई है, ब्रिक रखा हुआ है, जिसमें इसको फंसा कर रखा है हमने। यदि तुम्हारे पास स्टैंड है तो स्टैंड से भी इसको हम लोग फंसा के रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो गोल गोल दिख रहा है ये कुछ वैक्स के टुकड़े जिसको बराबर दूरियों पे हम लोगों ने रखा है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक मोमबत्ती लेंगे और इस रॉड को हीट करेंगे। बच्चों जैसे ही इस रॉड को हीट करेंगे, यहाँ पर ये रॉड क्या हो गया, गर्म हो जाएगा। लेकिन यह गर्मी सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, बल्कि हीट का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो हीट का ट्रांसफ़र किस चीज़ से हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट से हो रहा है। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये लोहे का रॉड है।
तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट से जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। वेरी गुड, ये हो गया कंडक्शन। यहाँ पर कंडक्शन के द्वारा क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो तुम देखोगे यहाँ, ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर सबसे पहले गर्म होगा और फिर ये गर्मी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, तो तुम देखोगे जो यहाँ पर वैक्स यानी कि मोम था, सबसे पहले यहाँ का वैक्स क्या हो जाएगा, पिघल करके गिरना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये गर्मी आगे बढ़ेगा और यहाँ का जो वैक्स है वो गर्म होके गिरना शुरू करेगा। फिर ये गर्मी थोड़ा हीट जो है वो और आगे बढ़ेगा और हीट फिर इसके आगे बढ़ेगा और अंतिम छोर तक ये हीट पहुंच जाएगा। तो देखा तुमने, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के द्वारा ये हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन। तो ये जो मैंने एक्टिविटी बताई, ये है एक्टिविटी 3.6। तो यहाँ देखो, व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस, यहाँ पर जो वैक्स पीसेस हम लोगों ने लगाए थे उसका क्या होगा, डू दिस पीसेस बिगिन टू फॉल, क्या ये पीसेस जो है गिरने लगी। विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, तो जो हीट के पास सबसे पहले, मतलब जो यहाँ पर मोमबत्ती था उसके पास वाला जो मोम है वो सबसे पहले पिघलता है और वो गिरना शुरू हो जाता है। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, यस, यानी कि नियरेस्ट टू द फ्लेम कैसा, यहाँ पर ये देखो ये फ्लेम है, इसके नियरेस्ट क्या हो गया, हॉटर एंड, हॉटर एंड हो गया। और धीरे धीरे ये जो लास्ट छोर है ये क्या हो गया, कोल्डर एंड हो गया, कोल्डर एंड। यानी कि जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर। हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर जब हीट का ट्रांसफर हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन। देखा तुमने कितना आसान है कंडक्शन को याद करना। तो व्हाट इज कंडक्शन, द ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, यानी कि हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। फ्रॉम वेयर, तो फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही 3 वर्ड हमें याद रखना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक, यानी गर्म वाले भाग से ठंडे वाले भाग तक गर्मी का ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे ही हम लोग कंडक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। बोलता है इन सॉलिड्स जनरली, क्या बोल रहा है, द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो ये वीवीआई लाइन हो गया तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है सॉलिड के बारे में। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि सॉलिड में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, तो द आंसर इज कंडक्शन। यू विल हैव टू राइट द आंसर, कंडक्शन। सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के द्वारा होता है। देखा तुमने। अब यहाँ पर बताया जा रहा है तुम्हें कुछ और बात, नई नई बातें। इतना तो तुम समझ गए कि यदि सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें हीट का ट्रांसफर किसके द्वारा होगा, कंडक्शन के द्वारा। अब बोलता है डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली, क्या सभी जो सब्सटेंस है, सभी पदार्थ है, वो एक जैसा हीट को कंडक्ट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मेटालिक पैन और कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक वुडन हैंडल। तो तुमने देखा होगा कि यदि एक पैन होता है इस तरीके से हमारे घरों में, तो उसका जो हैंडल होता है, ये जो हैंडल बना होता है वह या तो प्लास्टिक का होता है या लकड़ी का होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि यहाँ पर हम लोग इसको हीट देते हैं तो ये हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये जो हमारा यूटेंसिल है, यानी कि ये जो पैन है वो गर्म होगा, फिर ये गर्मी और हीट आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, यानी ये जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। यानी कि ये बना होता है मेटल का, तो मेटल में हीट का ट्रांसफ़र क्या होता है, बहुत अच्छे से होता है। लेकिन ये जो हैंडल है इसमें हीट का ट्रांसफ़र उतना नहीं होता, क्योंकि ये हैंडल बना होता है प्लास्टिक का या फिर किस चीज़ का, वुड का बना होता है।
तो यहाँ पर अब तुम्हें समझना है कि सभी मटेरियल में एक जैसा हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। जो मेटल्स होते हैं उसमें हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है, जबकि प्लास्टिक और वुड में हीट का ट्रांसफ़र कम होता है। और यही कारण है कि जो हमारा घर में पैन वगैरह है उसमें प्लास्टिक या वुड का हैंडल लगाया जाता है। अब बोल रहे कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? यस वी कैन, हम लोग ऐसा कर सकते हैं बिना जले हुए। ये जो फ्राइंग पैन का जो हैंडल है उससे हम लोग इसको उठा सकते हैं। कब? जब ये प्लास्टिक का बना हो या वुड का बना हो। यदि ये भी मेटल का बना होता तो भाई उठाने में यहाँ भी गर्मी पहुँच जाता, यहाँ भी हीट पहुँच जाता और हम लोग जल सकते थे। समझ रहे हो ये बात? तुमने ऐसा घर में देखा भी होगा। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, बोलता है हीट वाटर इन स्मॉल पैन और अ बीकर। तो यहाँ पर स्मॉल पैन और बीकर में तुम्हें वाटर लेकर के हीट करने को बोल रहा है। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड ड्राइवर. Dip one end of each of these articles in hot water. Wait for a few minutes. Touch the other end. Enter your observation in table 3.3. तो तुम देखोगे ऑब्जर्वेशन में कि जो पदार्थ मेटल का बना था, जैसे कि जो चम्मच है वह किस चीज़ का बना है? मेटल का। लेकिन हाँ, तो जो पदार्थ मेटल का बना है उसमें हीट का कंडक्शन होता है, यानी हीट एक छोर से दूसरे छोर तक ये हीट क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, किधर से किधर जल्दी बता दो? तो हॉटर से कोल्डर की ओर हीट ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो प्लास्टिक था उसमें हीट का ट्रांसफ़र उतना देखा नहीं जाता है। समझ गए? चलो, तो यहाँ पर वही बोल रहा है द मटेरियल्स which allow heat to pass through them easily are called as conductors of heat. तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब है हम लोगों ने अभी बहुत सारे प्रयोग देखे और हम लोगों ने देखा कि कुछ सब्सटेंस में या फिर बोलें कुछ मटेरियल्स में हीट ट्रांसफ़र होता है, हीट पास होता है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट में हीट पास नहीं होता है। तो जिन ऑब्जेक्ट्स में all the materials in which allows heat to pass through it, यानी कि वह सारे मटेरियल जो उसमें से होकर के हीट को पास होने देते हैं इजीली, आसानी से, आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स ऑफ हीट। समझ गए? कंडक्टर्स ऑफ हीट किसे कहेंगे? जो उसमें से होकर के आसानी से हीट को पास करने देंगे उसे क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स. सो द मटेरियल्स विच अलाउ हीट, क्या वर्ड याद रखना होगा? अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स. समझ गए? देखो, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम बोलता है, आयरन एंड कॉपर, ये सब क्या है बच्चा लोग? ये मेटल होते हैं और ये जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या है? ये कंडक्टर है। आयरन क्या है? कंडक्टर ऑफ हीट है। कॉपर भी क्या है? कंडक्टर ऑफ हीट है। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो एक और यहाँ डेफिनेशन आ गया। अब क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? तो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन हो गए? तो यही सेम डेफिनेशन लिखना है। द मटेरियल्स विच डू नॉट, बस यहाँ पर बोलना है कि द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ, यहाँ पर अलाउ की जगह बस लिख देना है डू नॉट अलाउ, बस तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड एज पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. देखा तुमने? तुम एक चीज़ को याद करोगे दोनों को लिख सकते हो, है ना? सच एज प्लास्टिक एंड वुड पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर. तो यहाँ पर देखना
क्वेश्चन आएगा कंडक्टर्स किसे कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट किसे कहते हैं, और या फिर इंसुलेटर किसे कहते हैं। तो पुअर कंडक्टर्स को ही हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, ये बात याद रखना। देखा तुमने कितना आसान है, कोई टफ यहाँ पर नहीं है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब देखो यहीं पर हम लोगों को क्वेश्चन मिलता है जो कि एग्जाम में पूछता है कि वाटर और एयर कैसा मटेरियल है, तो आंसर है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। एकदम अच्छे से इसको याद कर लो, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि ये एकदम छुपे हुए हैं एनसीईआरटी में, और तुम यहाँ पर इसका आंसर गलत कर सकते हो। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, कंडक्शन के द्वारा, दूसरा कन्वेक्शन के द्वारा, तीसरा रेडिएशन के द्वारा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कंडक्शन के द्वारा जो सॉलिड होते हैं उसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन अब हम लोग को देखना है कि जो एयर है या वाटर है उसमें कैसे ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, उसी को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि भाई लिक्विड में और एयर में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो यहीं पर आता है हमारा सेकेंड कन्वेक्शन। पहला क्या है बच्चों, कंडक्शन, उसके बाद क्या है कन्वेक्शन, यानी हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन। ये क्या होता है, तो इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाया गया है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, सिंपली यहाँ देख सकते हो। तो इसके लिए सिंपली हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क एक ले लेते हैं, या फिर तुम्हारे पास कोनिकल फ्लास्क है तो उसको भी ले सकते हो, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी को डाल लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। यानी कि पूरा नहीं भरना है, यहाँ तक पानी को भर लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्राइपॉड स्टैंड पर रख लेंगे और इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर हीट करते हैं। अब तुम बताओ यदि इसको हीट किया जाएगा तो कौन सा पार्ट पहले हीट होगा, तो जो इसके संपर्क में है वो पार्ट क्या होगा, हीट होगा। अब तुम क्या करो, इसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट भी हम लोग डाल देते हैं। यहाँ पर ये जो दिख रहा है इस तरीके से, ये जो दिख रहा है ये पोटेशियम परमैंगनेट ऊपर की ओर उठता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं पानी में। अब क्या देखोगे तुम, ऑब्जर्वेशन क्या देखोगे कि यहाँ पर ये जो भाग संपर्क में है वो गर्म हो रहा है, और गर्म होने के बाद ये क्या होता है, ऊपर की ओर राइज करता है। गर्म होने के बाद ये ऊपर की ओर राइज करेगा, तो जो ठंडा भाग है वो क्या होगा, वह नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। जो पानी का ठंडा भाग है वह नीचे की ओर आना शुरू होगा। तो तुम इसको देख भी सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट हम लोगों ने डाला ही इसलिए था ताकि हम इसको देख सके अपनी आंखों से। तो यहाँ देखोगे पोटेशियम परमैंगनेट इस तरीके से घुल करके ऊपर उठना शुरू हो जाता है, और फिर क्या होता है, ये गर्म होकर के ऊपर उठता है, और बगल से फिर क्या होता है, जो ठंडा पार्ट है वह नीचे की ओर आता है। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। तो यहाँ देखो ये जो हमारा एक्टिविटी 3.8 बताया गया है, इसमें बस वही चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया गया है, ठीक है। क्या करना है कि राउंड बॉटम फ्लास्क हम लोगों को ले लेना है और इसको 2/3 पानी से भर देना है, और उसको हम लोग इस तरीके से अरेंज करेंगे कि नीचे गर्म करने के लिए कुछ चीज़ रख सके। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं, और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रा अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया उसको हम लोग देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन वाटर इज हीटेड, जब वाटर हीट होता है तो द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। तुम्हें जैसे मैंने बताया कि जब यहाँ पर वाटर को हीट किया जाएगा, तुम ही खुद से बता दो, तो सबसे पहले कौन सा भाग हीट होगा, जो फ्लेम के नज़दीक है ये वाला भाग, ये हीट होगा। तो वैसे ही होता भी है कि ये भाग क्या होता है, गर्म होता है, और ये भाग फिर ऊपर की ओर उठता है इस तरीके से, ठीक है, जो इसके नज़दीक होता है। हॉट वाटर राइजेज अप, ये बात याद रखना है कि जो हॉट वाटर है वो ऊपर की ओर उठेगा। The cold water from the sides move down towards the source of heat। तो यहाँ पर जो हॉट वाटर है, या तुम ये समझ लो कि जो हॉट एयर होता है वह भी ऊपर की ओर उठता है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं हॉट वाटर की, तो हॉट वाटर ऊपर की ओर उठेगा, और बगल से जो ठंडा वाटर है वो क्या होगा, नीचे की ओर आना शुरू होगा, ठीक है।
और इस प्रकार से तुम देखोगे कि ये भाग जो है ऊपर उठ जाएगा, फिर ये पानी नीचे की ओर आएगा, फिर ये भी गर्म होगा तो ये भी फिर ऊपर की ओर उठेगा, और फिर और एक बार फिर से इधर से पानी आना शुरू होगा, और इस तरीके से ये पूरा पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, यानी कि जो साइड से वाटर है वह नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, और दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। तो क्या हुआ, एकदम सिंपल वे में हम लोगों ने समझा। क्या समझा भाई, कि जो पार्ट या हीट के मतलब फ्लेम के संपर्क में है वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है गर्म होने के बाद, और जो ठंडा पार्ट है वह नीचे आना शुरू होता है। इस तरीके से नीचे से आएगा। अब ये नीचे से आया तो ये भी गर्म होगा, तो गर्म होने के बाद ये भी क्या होगा, ऊपर की ओर उठना शुरू होगा। जब ये ऊपर की ओर उठेगा तो उसके बाद यहाँ पर और जो ठंडा भाग है वह भी आना शुरू होगा। ठीक है, और वो भी गर्म होगा, तो वो गर्म जब होगा तो वह भी ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। दिख रहा है इस तरीके से। तो इस प्रकार से तुम देखोगे कि यहाँ पर सारा वाटर क्या होता है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। तो अब इसका डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस इन विच हीट मूव्स थ्रू अ गैस और अ लिक्विड। यहाँ पर कन्वेक्शन में हीट जो मूव कर रहा है वो गैस या फिर लिक्विड में मूव कर रहा है। एज द हॉटर पार्ट राइजेस, हॉटर पार्ट क्या करता है, राइज करता है, एंड जो ठंडा पार्ट है, कूलर पार्ट सिंक्स, ये वाला ऊपर राइज करता है और कूलर पार्ट्स नीचे की ओर जगह लेते जाता है। तो इस तरीके से यह जो प्रोसेस है उसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन, यानी कि जो हीट ट्रांसफ़र का ये मेथड है उसी को हम लोग कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखो, हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर, हीट एयर में कैसे ट्रैवल करता है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, स्मोक यदि हम लोग देखेंगे धुआं तो किस ओर जाएगा। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, अभी यदि हम लोग यहाँ पर कुछ गर्म चीज़ को रख दें तो इसके ऊपर का जो एयर है वह भी क्या होगा, उसके संपर्क में आके गर्म होगा और ये ऊपर की ओर राइज करेगा। ठीक है, यानी एयर भी गर्म होकर के ऊपर की ओर राइज करेगा, और फिर ठंडी हवाएं जो है नीचे फिर जगह लेना शुरू करेंगी। अब ये जो ठंडी हवाएं हैं वो भी गर्म होगी तो वो भी फिर ऊपर की ओर उठना शुरू होंगी। मतलब एक लाइन में याद करो कि जब ये जो हवा है वो गर्म होगा तो ऊपर की ओर उठेगा, बस सिंपल सा चीज़ है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस। तो दो बातों को एकदम अच्छे से याद करना है, फिर से मैं समझा देता हूँ क्या है याद करना है, कि यह जो एयर हीट के संपर्क में आएगा वो एयर क्या होगा, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। अब जब यहाँ पर ये ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा, ये देखो ये हीटेड एरिया है, ये हीटेड एरिया है। अब जो बगल का जो एयर है वह क्या करेगा, जब ये ऊपर उठ रहा है तो बगल का एयर उसकी जगह को लेना शुरू करेगा। तो ये कोल्ड एयर है और ये हॉट एयर है। ठीक है, तो ये ऊपर उठते जाएगा, फिर बगल से जो हवाएं हैं ठंडी हवाएं वो इसका जगह लेने के लिए इस ओर आएंगी। ठीक है, बस ये दो बात याद रखना है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस, बस दो पॉइंट्स याद रखना है हमेशा, तो आगे की चीज़ों को तुम समझ पाओगे। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया, यानी कि अब एक एक्टिविटी फिर से दिखाया गया है, उसमें इस बात को ये प्रूव करेगा। लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड एबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, जो कि यहाँ फिगर में दिखाया भी गया है। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, इफ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई। तो यहाँ पर बी केयरफुल, ये तुमको केयरफुली इसको करना है। तो यहाँ पर तुम खुद देख सकते हो कि यहाँ पर का जो हवा है वो गर्म होगा और ऊपर की ओर ये उठेगा। तो यहाँ पर हमें वाजिब है कि ज़्यादा गर्म लगेगा, और बगल से ठंडी हवाएं फिर यहाँ प्रवेश करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कम गर्म लगेगा, वही यहाँ पर बात बोल रहा है। नोटिस
that towards the top the air gets heated by convection। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मान लो ये फिगर तुम्हारे एग्जाम में दे दिया और बोलेगा कि यहाँ पर जो एयर हीट हो रहा है वह किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर जो एयर है ना वो हीट होकर के ऊपर उठ रहा है, किस प्रोसेस के द्वारा हीट हो रहा है। द आंसर इज कन्वेक्शन। यहाँ भी एक चित्र दे करके तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो वाटर ऊपर उठ रहा है वो किस मेथड से उसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो द आंसर इज कन्वेक्शन। देयरफॉर द हैंड एबव द फ्लेम फील्स हॉट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी तुमसे पूछ सकता है कि एक हाथ को ऊपर रखा गया है, एक हाथ को बगल में रखा गया है, तो ज़्यादा गर्मी कहाँ महसूस होगा, तो आंसर है ऊपर की ओर। क्यों होगा, क्योंकि टॉप पर क्या होता है, मतलब यहाँ से जो गर्म हवा है ये ऊपर की ओर उठ रही है, इसलिए टॉप पर जो हैंड है उसको ज़्यादा गर्मी लग रहा है। On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as the top। तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ से बगल बगल से देखेंगे तो एयर तो अंदर की ओर आ रहा है, यहाँ पर कन्वेक्शन तुमको देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है ना कि ये वाला, यहाँ ध्यान से देखो, ये ऐसा नहीं हो रहा है कि ये जो इधर अगल बगल से यहाँ पर ये इस तरीके से ये हीट नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जब भी ये जो एयर है हीट होगा तो ऊपर की ओर उठेगा, अगल बगल में जाएगा ऐसा तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये अगल बगल में जाएगा ऐसा हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। जब भी ये गर्म होगा तो ये ऊपर की ओर उठना चाहेगा, ऊपर की ओर, ये बात ध्यान देना। यानी यहाँ भी जो गर्मी से हवा गर्म हो रहा है वो ऊपर की ओर ही उठना चाहेगा, यही बात ध्यान देना। यानी ऐसे ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा, यानी कि अगल बगल कन्वेक्शन नहीं देखा जाएगा, इसलिए ये ज़्यादा गर्म नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो यही बातें तुम्हें लिख देनी है कि हम लोगों को जो कन्वेक्शन देखने को मिल रहा है वह ऊपर देखने को मिल रहा है, और जो कन्वेक्शन है वह बगल में, यानी कि जो साइड्स हैं उस जगह हम लोग कन्वेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ज़्यादा गर्म नहीं है। अब यहाँ पर हमें एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो देखो क्या लिख रहा है यहाँ पर, द पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना। तो जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, यहाँ देख सकते हो, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना को देखते हैं। क्या वे देखते हैं कि दिन के समय जो ये वाटर है तुम्हारा, ये क्या है, वाटर, और ये क्या है, लैंड है। तो दिन के समय वे देखते हैं कि वाटर से ठंडी हवाएं किस ओर बह रही हैं, उनके घरों की ओर, या फिर बोलें लैंड की ओर बह रही हैं दिन के समय। वाह, बहुत अच्छा लगता होगा उन्हें। लेकिन यही चीज़ रात में उल्टा हो जाता है। रात में समुद्र की ओर ठंडी हवाएं बहना शुरू हो जाती हैं। तो भाई ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर एक ही जगह है, लेकिन दिन में जो हवाएं हैं वाटर से लैंड की ओर बह रही हैं, और रात में जो हवाएं हैं वह लैंड से वाटर की ओर बह रही हैं। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो इसे याद कर लेना है तुम्हें कि डे टाइम में जो एयर है वह वाटर से लैंड की ओर बह रहा है, इसको बात को याद कर लो। और नाइट में जो एयर है वाटर से, यहाँ वाटर मैंने लिख दिया, लैंड से वाटर की ओर बह रहा है। ठीक है, ये बात याद रखो। तो चलो सबसे पहला हम लोग सीखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसको सीखने के लिए थोड़ी सी बातें तुम्हें जाननी पड़ेंगी। क्या जानना पड़ेगा कि जो हमारा लैंड होता है वह जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, यानी जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। और वाटर जो है वह देर से गर्म होता है और देर से ही क्या होता है, ठंडा भी होता है। ये दो बात तुम्हें याद रखना होगा। क्या ये तुम्हें बातें याद हैं? बिल्कुल इसे याद कर लो कि जो पानी है वह देर से ठंडा होगा और देर से गर्म होगा, और जो लैंड एरिया है वह जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। तो अब देखो, दिन का टाइम है, सन है, सन से सनलाइट पड़ रहा है। अब तुम्हें बताना है कि जल्दी कौन गर्म होगा।
अरे वाह, अभी तो बताया मैंने कि लैंड क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। अब ध्यान दो, यदि लैंड जल्दी गर्म होगा तो इसके संपर्क में जो हवाएं हैं वह क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी और गर्म होकर के ऊपर उठना शुरू कर देंगी। यानी दिन में कौन जल्दी गर्म होगा, तो लैंड जल्दी गर्म होगा और ये हवाएं ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो वाटर के संपर्क में हवा है वह तो उतना गर्म नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ये हवाएं यहाँ जो स्थान है उसको भरना शुरू कर देंगी। यानी ये ठंडी हवाएं हैं। कैसी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं जो लैंड की ओर बहना शुरू हो जाएंगी। क्यों बहेंगी भाई, कन्वेक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जब ये गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगा तो उसकी जगह को भरने के लिए ठंडी हवाएं आना शुरू करेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम देख सकते हो कि डे टाइम में जो हवाएं बह रही हैं वह वाटर से लैंड की ओर बह रही हैं। ठीक है, यही बात तुम्हें याद रखना है। फिर से समझा दूं, बड़ा सिंपल सा है, जल्दी से देखो, एकदम 2 मिनट में देखो क्या बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है कि डे टाइम में कौन जल्दी गर्म हो रहा है, जल्दी से बता दो। तो डे टाइम में लैंड जल्दी से गर्म हो जा रहा है। क्यों जल्दी से गर्म हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि लैंड जो है वो जल्दी से गर्म होगा, तो लैंड जल्दी से गर्म हो गया। जैसे ही लैंड गर्म हो गया, इसके संपर्क में जो हवाएं थी वो गर्म होकर के ऊपर उठने लगी और कन्वेक्शन के कारण ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं। तो इसकी जगह को भरने के लिए यहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं और इसलिए दिन में जो हवाएं बहेंगी वह वाटर से लैंड की ओर बहेंगी। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ जो हवाएं वाटर के संपर्क में हैं वह ठंडी क्यों है, क्योंकि वाटर देर से गर्म हो रहा है ना, इसलिए हवाएं यहाँ पर ठंडी हैं। समझ गए। चलो, अब नाइट के समय भी ऐसे ही तुम्हें करना है। नाइट के समय भी यही चीज़ देखना है। नाइट के समय क्या है, ये वाटर है, इस तरीके से वाटर है और यहाँ पर ये क्या है, लैंड है। नाइट का समय देखना, तो नाइट के समय में ये जो वाटर है वो देर से क्या होता है, ठंडा और देर से ही क्या होता है, गर्म। यानी कि यहाँ पर रात के समय अभी ये वाटर क्या है, गर्म है। वाटर क्या है, गर्म। लेकिन लैंड तो जल्दी से ठंडा हो गया, यानी लैंड क्या हो गया, ठंडा। समझ गए। तो वाटर यदि गर्म है तो इसके संपर्क में जो हवाएं हैं वह ऊपर उठना शुरू कर देंगी। ये हवाएं संपर्क में जो ऊपर उठना शुरू कर देंगी। रात के समय में जो वाटर है वह देर तक गर्म रहेगा और जब देर तक गर्म रहेगा तो इससे संपर्क में आई हुई हवाएं ऊपर उठना शुरू करेंगी। और लैंड तो जल्दी से ठंडा हो गया, तो इससे जो संपर्क में हवाएं हैं वो किस ओर बहना शुरू हो जाएंगी, तो वो वाटर की ओर बहना शुरू हो जाएंगी। यही तो कन्वेक्शन का नियम है। तो देखा तुमने, ये कितना आसानी से हम लोगों ने समझ लिया। अब मैं इसे पढ़ करके बता दे रहा हूँ। तो पढ़ने से जो पढ़ के जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली वही चीज़ है। ठीक है, अब देखो, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द वाटर। यही बात मैंने बताया था कि डे टाइम में जो लैंड है वो फास्टर गर्म होता है वाटर से। यानी लैंड है गर्म और वाटर क्या है, ठंडा। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। जो लैंड के संपर्क में हवा है वह गर्म हो जाएगा और ऊपर की ओर उठेगा। और द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टुवर्ड्स द लैंड। और जब ये हवाएं ऊपर की ओर उठ रही हैं, गर्म हवाएं, तो उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं फिर इसका स्थान ले रही हैं। तो इस तरीके से द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी to complete the cycle. The air from the sea is called sea breeze. अब यहाँ पर तुम्हें याद कर लेना है पॉइंट कि जो एयर द एयर फ्रॉम द सी से जो एयर बह रहा है लैंड की ओर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। ये बात एकदम याद रखो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जो सी से एयर बह रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सी ब्रीज। तो ये देखो, ये सी ब्रीज है, ये सी ब्रीज है। और ये वाला क्या हो गया, ये इस तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे लैंड ब्रीज। ठीक है, ब्रीज मतलब क्या होता है, मंद मंद जो हवाएं चलती हैं उसी को ब्रीज कहते हैं।
टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। देखो यहाँ पर कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं यहाँ विंडो को ऐसे ओपन कर देते हैं या फिर विंडो को इस साइड में रखते हैं ताकि उनको अच्छा हवा मिल सके। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, नाइट में रिवर्स होता है, यानी लैंड से जो हवा है वह सी की ओर बहना शुरू हो जाता है, इसलिए इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हो गया। तो व्हाट इज सी ब्रीज एंड व्हाट इज लैंड ब्रीज? तो सी ब्रीज किसे कहेंगे? द ब्रीज विच फ्लोज टुवार्ड्स द लैंड, जो लैंड की ओर बह रहा है ब्रिज फ्रॉम सी, उसी को बोलते हैं सी ब्रिज। एंड द एयर फ्लोज टुवार्ड्स द, ये एयर या फिर ब्रिज कहो, ठीक है, फ्लोज टुवार्ड्स द वाटर ड्यूरिंग नाइट इज कॉल्ड एज लैंड ब्रिज। तो बस इसको आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कंडक्शन और कन्वेक्शन को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडिएशन। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद रेडिएशन का डेफिनेशन भी हम लोग कर लेंगे। तो बोलता है व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जब हम लोग सूर्य है और सूर्य के सनलाइट में हम लोग जब जाते हैं, जैसे दिन के समय क्या होता है, सूर्य है और सूर्य में सनलाइट होता है, तो जब हम लोग सनलाइट में जाते हैं तो हमें क्या लगता है? गर्मी का अनुभव लगता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सन से हमारे तक ये जो हीट है वह कैसे आ रहा है। तो यहीं पर हम लोगों को पढ़ना है रेडिएशन। तो आंसर इज रेडिएशन के थ्रू आ रहा है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। देखो यहाँ जो सन का एनर्जी हमारे तक आ रहा है, सन का हीट हमारे तक आ रहा है, सन का लाइट हमारे तक आ रहा है, वो ना कंडक्शन से आ सकता है और ना ही कन्वेक्शन से आ सकता है। एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो हम लोग रेडिएशन की बात कर रहे हैं, इसको चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। अब बोलोगे मीडियम क्या होता है? जैसे जो सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड है या फिर गैस है, इसे हम मीडियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड से होकर के जब हीट का ट्रांसफ़र होता है तो कैसे होता है? कंडक्शन के द्वारा। फिर हम लोगों ने देखा कि लिक्विड और गैस से होकर के हीट का जो ट्रांसफ़र होता है उसे कन्वेक्शन कहते हैं। तो बात अब आता है कि यदि कोई मीडियम ही ना हो, मतलब ना सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, क्योंकि सन से जो हमारे तक एनर्जी आ रहा है, हीट आ रहा है, तो सन से हमारे तक बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर कोई मीडियम है ही नहीं। सन हमसे काफ़ी दूरी पर है, तो बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर यहाँ कोई मीडियम है ही नहीं। हम अपने आसपास तो देख रहे हैं कि एयर है, लेकिन यदि हम लोग ऊंचाई पर चलते जाएं तो वहाँ पर एयर भी नहीं है। इसका मतलब ये जो सन का एनर्जी है वह विदाउट मीडियम ही चल रहा है और हमारे पास आ रहा है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। यानी कि अब हमारे तक जो ऊर्जा आ रही है, लाइट आ रहा है, हीट आ रहा है सन का, वो कैसे आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड एज रेडिएशन। तो तुमने समझा कि ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो एकदम वीवीआई क्वेश्चन हो गया कि यदि रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर हो रहा है तो क्या उसमें मीडियम चाहिए? तो आंसर है नो। सेकेंड क्वेश्चन, यदि कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर हो रहा है तो मीडियम चाहिए, यस, सॉलिड मीडियम चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, यदि कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर हो रहा है तो क्या वो मीडियम चाहिए? यस, लिक्विड और गैस चाहिए। समझ गए? तो अब थोड़ा सा परिभाषा यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन किस चीज़ का? रेडिएशन का। तो हीट, लाइट और एनर्जी दैट इज सेंट आउट फ्रॉम समथिंग इज कॉल्ड एज रेडिएशन। जैसे कि यहाँ देख सकते हो सन है, सन से यहाँ पर एनर्जी रेडिएट हो रहा है हीट के रूप में, लाइट के रूप में, ठीक है, और हमारे तक पहुंच रहा है। एंड इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। ये भी वर्ड यहाँ पर हम लोग, ये लाइन यहाँ जोड़ सकते हैं
कि इसको चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। हाँ, यदि वहाँ पर मीडियम प्रेजेंट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जैसे कि ये हमारा सन है, सन के पास यहाँ पर ये स्पेस में कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हम यहाँ पर हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें क्या मौजूद है, एयर मौजूद है। तो ये जो सनलाइट है वह एयर से भी होकर के आ रहा है और विदाउट मीडियम यानी स्पेस से भी होकर के आ रहा है, जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो रेडिएशन हो रहा है वह उसको मीडियम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में वो ट्रैवल कर सकता है, यही यहाँ पर बता रहा है। समझ गए? अब चलो क्या बोल रहा है, वेन वी सीट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर। जैसे कि अब देखो रूम की बात कर रहे हैं तो रूम में यदि हीटर के पास हम लोग बैठे हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर तुम बैठे हुए हो, ठीक है, और यहाँ है हीटर, ये देखो यहाँ पर हीटर लगा हुआ है। तो हीटर से हम लोग जो ताप और गर्मी को प्राप्त कर रहे हैं, तो किस मेथड के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, तो हम लोग रेडिएशन के द्वारा, यहाँ से रेडिएशन के द्वारा ये हीट को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से देख सकते हो, अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं कि हीटर के सामने यदि हम बैठे हैं तो उसका जो हीट हम लोग प्राप्त कर रहे हैं वह कैसे आ रहा है हमारे तक, रेडिएशन के द्वारा। इसी के साथ यदि कोई बर्तन इस तरीके से गर्म बर्तन, मान लो कि एक बर्तन है, इसमें गर्म पानी है, तो कुछ देर यदि छोड़ दोगे तो ये जो हीट है वह अगल बगल सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वह कैसे हो रहा है, तो आंसर है रेडिएशन के द्वारा हो रहा है। देखा तुमने कितनी सारी यहाँ पर कितने सारे उदाहरण हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो और कुछ बोल रहा है, आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। बोलता है यहाँ पर कि हमारा बॉडी भी सराउंडिंग में क्या करता है, हीट गिव्स हीट मतलब हीट को रिलीज करता है और साथ ही साथ हीट को ये ग्रहण भी करता है, लेता भी है। जैसे कि यदि हम लोग सूर्य के सामने मतलब धूप में बैठे हुए यानी कि सनलाइट में बैठे हुए हैं तो हम लोग हीट को ले रहे हैं। समझ गए? ऑल हॉट बॉडी रेडिएट हीट। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑल हॉट बॉडीज क्या करता है, तो आंसर है हीट को रेडिएट करता है। हीट मतलब ऊष्मा, गर्मी, ताप, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो, when this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and part may be transmitted। यानी कि यहाँ पर एक नया बात बोल रहा है कि when this heat falls on some object, यदि यह हीट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो उसका कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। यानी कि मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखो, आर यू एडवाइज टू यूज़ अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। मतलब कि वाई, तुम क्यों अम्ब्रेला, ये देखो ये है अम्ब्रेला, तो तुम जब धूप में बाहर जाते हो तो तुम्हें बोला जाता है कि आप अम्ब्रेला लेकर के जाएं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो सनलाइट यहाँ पर पड़ रहा है, ये देखो सनलाइट पड़ रहा है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर इसके लिए तीन बात बता रहा है। बोल रहा है कि कुछ पार्ट क्या होता है, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, टकरा करके वापस जाने को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर पार्ट ऑफ जो लाइट है वह क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है। फिर बोलता है पार्ट इज एब्जॉर्ब, या कुछ भाग क्या होता है इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, यानी कुछ क्या हो सकता है, आर पार यानी ट्रांसमिट हो सकता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। यहाँ पर से अब क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है ये भी ज़रा देख लो। यहाँ बोल रहा है कि
कोई ऑब्जेक्ट यदि हीट के पास रखा हुआ है और उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एकदम सिंपल सा तो बात है। अब हम लोग बार बार सनलाइट का ही उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो सनलाइट के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख दो, ठीक है, तो वो क्या होगा, उस हीट को लेगा और हीट को लेकर के वो गर्म हो जाएगा। एकदम सिंपल सा एग्जांपल हम लोग सनलाइट से ही दे सकते हैं, और भी एग्जांपल्स तुम ले सकते हो अपने आप से भी, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला वाला तुमने देखा कि कैसे मोस्ट बहुत सारे लाइट को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, कुछ कुछ को एब्जॉर्ब भी कर लेगा, जिससे कि हम लोग क्या हो सकता है, हम लोग जो हीट है, मतलब सनलाइट का जो बहुत ज़्यादा हीट होता है उससे हम लोग बच सकते हैं। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर, ये शुरू में भी ये बात आया था। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, तो तुम क्या बता सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि समर में हम कैसा क्लोथ्स पहनते हैं, तो आंसर है लाइट कलर्ड क्लोथ्स। एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स, ठीक है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, तो ये वाला मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर क्लियर दो तीन चीज़ तुमको यहाँ पर पढ़ना है, विच कैन, यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा हमें, है ना। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है और इस एक्टिविटी को पढ़ करके हम लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। बोलता है टेक टू आइडेंटिकल टीन कैंस, यहाँ पर दो टीन कैंस को लेना है। आइडेंटिकल मतलब एकदम एक जैसा हो, एक ही मटेरियल का बना हो। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट, एक को बाहर से ब्लैक करना है और एक को वाइट करना है। pour some equal amount of water in each and leave them in the midday sun for about an hour, अब इसमें पानी भर लेना है और इसको सनलाइट में रख देना है, ठीक है ना। अब चलो क्या बोलता है, मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स, यस वी फाइंड सम डिफरेंस, there is a difference in this there is a difference of temperature in this can and in this can, क्या है अंतर, तो इसमें जो टेम्परेचर है कुछ ज़्यादा होता है और ये जो वाइट वाला है इसमें टेम्परेचर कुछ कम होता है, ठीक है। विच कैन इज द वाटर वार्मर, तो हम देखेंगे जो ब्लैक कैन था उसका वाटर क्या था, वार्म, ज़्यादा वार्म था, और वाइट कैन क्या था, थोड़ा कम वार्म था, यानी कम गर्म था। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग, टच करके भी हम लोग इसके डिफरेंस को देख सकते हैं, ठीक है। डू दीज एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीजन वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने ये देखा कि समर में हमें वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्यों, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। देखो क्या बोल रहा है, वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर, यहाँ से देखो दिया है लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोल रहा था कि हम लोग वाइट कलर्ड या फिर लाइट कलर्ड क्लोथ्स क्यों पहनते हैं गर्मियों में, ये पहला क्वेश्चन है। और इसका आंसर देखो यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि लाइट कलर्ड क्लोथ्स हैं वो मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट करता है, या यही वर्ड तुम्हें याद रखना है कि रिफ्लेक्ट कर देगा, और यदि वो रिफ्लेक्ट कर देगा तो वहाँ पर हमें ठंडक महसूस होगा, ठीक है, यानी हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। गर्मियों के दिन में हमें ठंडा महसूस करना है और ठंडा महसूस करने के लिए हमें लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, वाइट कलर का पहनते हैं, ताकि जो मोस्ट ऑफ लाइट है उसको वाइट कलर क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसी कारण से उसको हम लोग पहनते हैं। अब देखो ठंडे के दिनों में हम लोग क्या पहनते हैं, डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि जो डार्क कलर होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट या फिर बोले हीट को, ठीक है, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब लाइट कहने का मतलब तुम कंफ्यूज मत हो जाना, ये सिर्फ सनलाइट है तो सनलाइट से जो हीट आ रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट ही वर्ड यहाँ लिखना, लाइट नहीं लिखने का है, ठीक है। तो ठंडे के दिनों में हमें क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, और गर्मी चाहिए तो हम क्या पहनेंगे, डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनेंगे, बिकॉज
डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, डार्क सरफेस क्या करता है, बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये दो बात यहाँ पर तुम्हें लिखना है, क्या कि लाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है हीट को और डार्क कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा कि विंटर में हम लोग डार्क कलर्ड क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं बिकॉज डार्क कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट। बस यही आंसर कर देना है और हमें यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। अब देखो, ठीक है, अब चलो यहाँ पर क्या बोलता है, वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर, इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स। अब यहाँ तो बात था डार्क कलर्ड क्लोथ्स का, लेकिन अब यहाँ पर बोल रहा है कि वुलन क्लोथ्स का। वुल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वुल फाइबर्स, दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म। तो यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि वाई वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म, कि वुलन क्लोथ्स हमें वार्म क्यों रखता है। तो इसका भाई बहुत लंबा यहाँ पर आंसर करना होगा, तो इसको समझ लो। पहला पॉइंट तो ये है कि वुल क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये सबसे पहला पॉइंट बोला। यानी कि हमारे शरीर, देखो हम लोगों का जो शरीर है वो क्या है, वो अपने आप से ही गर्म है, ऐसे समझो। यानी कि हमारा शरीर खुद ही हीट को जनरेट कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर वुलन क्लोथ को पहन लेंगे तो जो हमारे शरीर का गर्मी है वह सराउंडिंग में नहीं जा पाएगा और हमारा शरीर गर्म महसूस करेगा। तो अब क्वेश्चन है कि वुलन क्लोथ पहनने से हमारे शरीर का हीट सराउंडिंग में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका पहला आंसर ये है कि जो वुलन क्लोथ्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी वुलन क्लोथ से हमारे शरीर का हीट जो है वो सराउंडिंग में नहीं जा पाता क्योंकि पुअर कंडक्टर है। दूसरा रीज़न ये है कि एयर, जो वुलन क्लोथ्स हैं उसके बीच बीच में एयर ट्रैप्ड हो जाता है, जिस कारण से एयर जो है वह फ्लो ऑफ हीट को प्रिवेंट करता है फ्रॉम आवर बॉडी। और यहाँ पर ये दूसरा कारण हो गया, और इस कारण से भी हमें हमें हमारे शरीर का जो हीट है वो बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है सराउंडिंग में और हमें गर्म महसूस होता है। तो ये दो कारण तुम्हें लिखना होगा इसके आंसर में, है ना। चलो अब आगे बोलता है, क्या बोल रहा है, बोलता है सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर टू यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइंट टुगेदर, व्हाट वुड यू चूज एंड वाई। तो एकदम सिंपल सा बात है, यदि दो ब्लैंकेट्स हम लोग लेंगे तो इट विल कीप अस मोर वार्मर, मोर वार्मर नहीं बोलेंगे, वार्मर बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखना, तो एक ब्लैंकेट ये हो गया और दूसरा ब्लैंकेट इसके नीचे डाल दिया गया, तो क्या होगा कि इन दोनों ब्लैंकेट्स के बीच में एयर ट्रैप्ड हो जाएगा, और जब एयर इनमें ट्रैप्ड हो जाएगा तो ये हीट को ट्रांसफ़र को रोकता है या फ्लो ऑफ हीट को रोकता है। तो हम इन दो कंबल को ओढ़ करके अंदर में ऐसे सोए हुए हैं तो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होगा। क्यों ज़्यादा गर्मी महसूस होगा, क्योंकि दो कंबल के बीच में जो स्पेस है उसमें एयर क्या हो जाएगा, वो एयर वहाँ पर पाया जाएगा, जिसके कारण एयर ट्रैप्ड हो जाएगा। ऐसे बोलो कि एयर क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड होगा, और इससे जो हीट का ट्रांसफ़र है वह यहाँ पर नहीं के बराबर होगा, और जिससे देखो यहाँ एयर ट्रैप्ड यहाँ लिखा है ना वर्ड, यही वाला वर्ड यहाँ पर यूज़ करना है। तो एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन टू, क्या लिख सकते हैं, टू ब्लैंकेट्स, है ना। तो जिसके कारण हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा और हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होगा। और इसके जगह यदि हम लोग एक सिंगल ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, मोटा ही यूज़ कर लो, तो वो इस तरीके का काम नहीं कर पाएगा। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। तो यदि दो ब्लैंकेट यूज़ करें तो इनके बीच में एक एयर का लेयर रहेगा या फिर एयर इनके बीच में ट्रैप्ड रहेगा, जिससे कि हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा एंड विल फील वार्मर।
ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा ये चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त होता है। ज़रूर बताना कमेंट करके कितना समझ में आया। देखो सेल्सियस स्केल मैंने पढ़ा दिया, कंडक्शन पढ़ा दिया, कंडक्टर पढ़ा दिया, कन्वेक्शन पढ़ा दिया, इंसुलेटर, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज सब पढ़ा दिया है, रेडिएशन भी पढ़ा दिया है, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, सारा चीज़ पढ़ा दिया है। तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। तुम ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, जबकि मैंने तो पूरा अच्छे से समझा दिया है। थैंक यू।